गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से एक नई तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्नों को हल करने का तरीका, उन्हें समझने का तरीका और साथ ही साथ उनके उत्तर की व्याख्या शानदार हिंदी शब्दों में। If you love this video, please share and subscribe. Don't forget all of this. Okay? So this section, today we are going to discussing about economics section. Various question current affair related. Okay, let's start the first question. इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जिसमें लिखा गया है कि भारत के जो बाह्य ऋण है, एक्सटर्नल डेप्ट की हालिया प्रवृत्ति के बारे में आपको विचार करना है कि भारत के जो हालिया ऋण है उस पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अमेरिकी डॉलर भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है। वर्तमान समय में क्या अमेरिकी डॉलर भारत के सबसे बड़े बाह्य ऋण, एक्सटर्नल ऋण का सबसे बड़ा घटक है। दूसरा है कि अनिवासी जमा, यू नो अबाउट दैट, की रेमिटेंस जो बाहर से आता है, जो भारत के बाहर रहते हैं, एनआरआई, बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि कुल बाह्य ऋण में दीर्घकालिक ऋण अल्पकालिक ऋण से दोगुना रहा है। शॉर्ट टर्म ऋण क्या कम है, लॉन्ग टर्म ऋण ज्यादा है, यही है तीसरा ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अमेरिकी डॉलर में प्रेजेंट सिनारियो में देखा जाए तो जी हाँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है वो डॉलर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद रुपया में है। रही बात कि वर्तमान समय में जो अनिवासी जमा है वो बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक नहीं है, ठीक है, बल्कि वाणिज्य स्रोत के द्वारा बाह्य ऋण सबसे ज्यादा लिया जाता है। और तीसरा है कि कुल बाह्य ऋण में दीर्घकालिक ऋण जो है वो अल्पकालिक ऋण से ज्यादा है। और इसी प्रकार का प्रश्न सिमिलरली इसी कंसेप्ट पे बेस में एक यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। ओके, लेट्स सी अबाउट इट। करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, भारत का बाहरी जो ऋण है वो जून के अंत में, इस साल के जून के अंत में लगभग 555 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, ओके, जो मार्च 2020 के अंत में 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी दर्शाता है। जीडीपी अनुपात में बाह्य ऋण 31 मार्च 2020 तक 20.6% से बढ़कर 2020 में 21.1% हो गया है। ओके, तो आंकड़ा स्पष्ट कहता है कि एक बात ध्यान रहे, इस आंकड़े के अनुसार पता चला है कि वाणिज्यिक उधार जो कि 38% के आसपास है, बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक है। उसके बाद अनिवासी जमा है, ठीक है, जो लगभग 23% या 24% है। और उसके बाद अल्पकालिक व्यापार है जो 18.5% के आसपास है। कुल बाह्य ऋण में अल्प अवधि ऋण की हिस्सेदारी जो है वो लगभग 18% रह गई है, 18%, ठीक है। कुल बाह्य ऋण जो हम ले लेते हैं उसमें से सब जो अल्पकालिक ऋण होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो लिया जाता है, जो एक वर्ष से कम का होता है, वो लगभग 18% है। और अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर जो है ऋण अमेरिकी डॉलर में लिया गया ऋण भारत के जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का सबसे बड़ा घटक रहा है, ठीक है। और उसके बाद भारतीय रुपया, जैसा कि मैंने बताया, 31% है, जबकि जो अमेरिकी डॉलर है वो लगभग आप समझ लीजिए 54% के आसपास है। तो आपको इतना डेटा याद नहीं रखना, बस आप दो बातें समझ लीजिए फ्रॉम दिस क्वेश्चन। भारत जो है, भारत सरकार या राज्य सरकार या फिर भारतीय कंपनियां जो है विदेशों से उधार लेती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जिसका मतलब होता है बाह्य ऋण। इस बाह्य ऋण में दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर वर्तमान में नजर दौड़ाए तो उसमें बाह्य ऋण में सबसे ज्यादा जो है वो दीर्घकालिक लोन है। सरकार का ऋण जो लेवल है, सरकार जो ऋण लेती है और व्यापारिक कंपनी जो ऋण लेती है, तो सरकार का ऋण जो है वो कम है देन दैट ऑफ द व्यापारिक कंपनियों की तुलना में। दूसरी बात कि अल्पकालिक ऋण कम है और लॉन्ग टर्म के ऋण ज्यादा है। तीसरी बात कि जो ऋण लिया जाता है वो अमेरिकी डॉलर में सबसे ज्यादा है वर्तमान समय में, उसके बाद भारत का रुपया है। और ओवरऑल आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इट। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में प्रश्न पूछा गया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का कंसेप्ट क्यों आया है, आखिर इसका क्या जरूरत है। तो और इस पर विचार करना है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी एक संरक्षणवादी प्रशुल्क है। क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी एक मतलब संरक्षण, एक तरह से प्रोटेक्टिव पॉलिसी है, प्रोटेक्शन निज़म जिसको बोलते हैं, संरक्षणवादी प्रशुल्क, जिसे कि घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है, क्योंकि विदेश के जो सामान भारत में प्रवेश करते हैं तो उस पर एक डंपिंग
चार्ज लगाया जाता है, एंटी डंपिंग जिसको कहा जाता है, जो यह मानकर चलती है कि इसकी कीमत, जो वस्तु प्रवेश कर रही है भारत में या भारत के विश्व के किसी और कोने से भारत में प्रवेश कर रही है, तो उसका जो बाजार मूल्य है वो उचित बाजार मूल्य से कम है। क्योंकि जो माल, अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे चाइना में किसी वस्तु, अर्थात सपोज मान लेते मोबाइल की कीमत, अगर एक मोबाइल की कीमत उसी 5,000 रुपया है, और वही माल अगर भारत में प्रवेश कर रहा है और वो 4,500 या 4,000, 5,000 से कम में बेचा जा रहा है, तो इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तरह से अपने जो ग्राहकों को या अपने जो विक्रेता है उनको एक तरह से मनोबल मजबूत किया जाए, उनकी इंडस्ट्री ठप ना पड़ जाए। यही सब उद्देश्य रहता है एंटी डंपिंग का। भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत व्यापार जो उपचार महानिदेशालय डीजीटीआर एंड डंपिंग रोधी जांच करता है। भारत में जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, इसके तहत एक व्यापार उपचार महानिदेशालय है जो डंपिंग रोधी गतिविधियों की जांच करता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हैं, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एक आप समझ चुके हैं कि एक संरक्षणवादी प्रशुल्क है जिसे एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर लगाती है और यह मानकर चलती है कि इसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है। डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक कंपनी किसी उत्पाद का उस मूल्य पर निर्यात करती है जो उसके घरेलू बाजार में आमतौर पर लगने वाले मूल्य से काफी कम होता है, और काफी कम होगा तो स्वाभाविक है उसके माल हमारे बाजार में प्रवेश कर जाएंगे, हमारे बाजार का माल बिक ही नहीं पाएगा और ये बेकार पड़ जाएगा, हमारे उद्योग धंधे चौपट होने लगेंगे, हमारे उपभोक्ता, और हम हालांकि उपभोक्ता को दृष्टिकोण से देखा जाए तो फायदेमंद है, लेकिन अगर एक इंडस्ट्री की दृष्टिकोण से देखा जाए, एक निर्माता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो निश्चित रूप से उसको गहरा नुकसान पहुंच सकता है, उसके सामान बिकेंगे नहीं, जिससे वो निवेशक जो होगा हतोत्साहित हो जाएगा और वो भारत में निवेश करने से बचेगा। दूसरा बात है कि अगर निवेशक को यह लगा कि इससे भारतीय कंपनियां कुछ खस्ते, मतलब अपना सामान नहीं बेच पा रही है, तो वो अपने जो जिन्हें रोजगार दे रहा था उनको रोजगार नहीं देगी, इस तरह से बेरोजगारी बढ़ जाएगा और बेरोजगार, इस तरह से एक स्टैगफ्लेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो मुझे बताइए स्टैगफ्लेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट से संबंधित। जो पेटेंट प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय इच्छुक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से किस आधार पर पेटेंट पर अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए, यू नो अबाउट दैट कि पेटेंट जो होता है उसकी प्राप्ति के 3 वर्ष की समाप्ति के बाद कोई व्यक्ति कब पेटेंट पर अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए आवेदन कर सकता है। पहला कि पेटेंट किया गया जो उत्पाद है वो एक तो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, अपर्याप्त है। दूसरा है कि पेटेंट उत्पाद जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध ना हो, और तीसरा है कि पेटेंट उत्पाद का उपयोग एक गैर भारतीय दवा कंपनी द्वारा भारत के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो प्रथम 2 ऑप्शन आपने ध्यान से सुना होगा कि एक तो पेटेंट किया गया जो उत्पाद है, एक तो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, दूसरा है कि उचित मूल्य पर उपलब्ध ना हो। तो ये 2 कंडीशन है जो दिखा रहे हैं कि पेटेंट पर आप आराम से लाइसेंसिंग ले सकते हैं, मतलब 3 वर्ष के बाद। देखिए, पेटेंट प्राप्ति के तिथि से 3 वर्ष के बाद, याद रहे पेटेंट प्राप्ति के अवधि से 3 वर्ष के बाद ही, उसकी समाप्ति के बाद ही किसी भी समय इच्छुक कोई भी व्यक्ति 3 आधार पर पेटेंट पर अनिवार्य लाइसेंसिंग प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। पहला है कि पेटेंट किया गया उत्पाद जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो। दूसरा है कि पेटेंट उत्पाद जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध ना हो रहा हो, और तीसरा पेटेंट उत्पाद का उपयोग भारत में नहीं किया जा रहा हो। ध्यान रहे, पेटेंट उपयोग, अगर उस चीज का उपयोग भारत में ही नहीं किया जा रहा तो स्वाभाविक है उसके लिए लाइसेंसिंग लेंगे ताकि भारत के लोगों को सुविधा मिल पाए। ओके, कभी कभी समाचार पत्रों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचार पत्रों में चर्चित है टीजर लोन। ये टीजर लोन क्या होता है, इनमें से कौन सा कथन टीजर लोन को व्याख्या करता है। लेट्स स्टार्टमेंट। ऋण जिसकी पहले कुछ वर्षों पहले ब्याज दर, शुरुआत में इसकी ब्याज दर कम होती है, बाद में इसकी ब्याज दर बढ़ने लगती है, या रेपो दर से कम ब्याज दर पर समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करना, या फिर उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही आप पता होगा कि ये टीजर लोन को चर्चा करता है। टीजर लोन मतलब एक ऐसा लोन है जिसमें शुरुआती में आपको जब लोन लिया जाएगा तो शुरुआत में उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी को कहते हैं टीजर लोन। नथिंग स्पेशल अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मंदी को आय, बिक्री और रोजगार में गिरावट सहित लगातार 2 तिमाहियों के समग्र आर्थिक गतिविधियों की गिरावट के रूप में परिभाषित किया था। जो अभी हाल में आपको पता होगा 24 पॉइंट समथिंग
उसके बाद 7.5 नेगेटिव, जो हम लोग को 2 बार लगातार, जो 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विकास दर दिखा, तो नेगेटिव इंटरेस्ट, नेगेटिव डेवलपमेंट, नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा। तो क्या वास्तव में मंदी जो है, वास्तव में अगर कहा जाए तो आय, बिक्री और रोजगार में गिरावट सहित लगातार 2 तिमाहियों के समग्र आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब औपचारिक रूप से तकनीकी रूप से मंदी में, तकनीकी मंदी, टेक्निकल रिसेशन में प्रवेश कर चुकी है। तीसरा है कि सकल मूल्य वर्धित यानी जीबीए डेटा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य वर्धन के आधार पर राष्ट्रीय आय की माप प्रदान की जाती है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हैं अबाउट, आप वर्तमान सिनारियों में अभी कुछ रिसेंट घटनाओं में देखेंगे कि हाल के जो ऑफिशियल डाटा है, जुलाई अगस्त सितंबर तिमाही के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है कि 2020-21 के क्वार्टर 2 में 2019-20 के क्वार्टर 2 के तुलना में 7.5% कम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ। ओके, इस प्रक्रिया से अगर कहा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था अब औपचारिक रूप से तकनीकी मंदी में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वार्टर 1 में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 24% संकुचन के साथ भारत में जीडीपी विकास दर में लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट आ चुकी है। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर 2 जीडीपी के विकास दर में अगर दो लगातार 2 तिमाहियों में अगर गिरावट हो, नेगेटिव गिरावट हो, तो आप समझ जाइए कि दिस इज रिसेशन। ओके, मंदी को आय, बिक्री और रोजगार में गिरावट सहित 2 लगातार तिमाही में समग्र आर्थिक गतिविधियों की गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। मंदी एक ऐसी स्थिति है जिसमें 3 चीजें होती है। एक तो रोजगार छिन जाता है, उसके बाद आपका समझ जाइए कि रोजगार के साथ साथ आय, बिक्री सब गिरेगा, और 2 लगातार तिमाहियों में अगर जीडीपी नेगेटिव है तो आप टेक्निकली रूप से रिसेशन में प्रवेश कर चुके हैं। भारत के साथ ऐसा हो गया। जीबीए सकल मूल्य वर्धित ग्रोस वैल्यू एडेड डेटा जो है, वो ग्रोस वैल्यू एडेड डेटा जो है वास्तव में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य वर्धन के आधार पर राष्ट्रीय आय की माप प्रदान करता है। यदि आप तुलना करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा विकास हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, आय में वृद्धि हो रही है, एक तिमाही से दूसरी तिमाही में क्या सुधार हुआ है, तो इसके लिए आप जीबीए का अध्ययन कीजिए। जीबीए का डेटा जो है क्षेत्र स्पेसिफिक होता है, और जितने भी क्षेत्रों के जीबीए को जब आप जोड़ दिया जाता है और उसमें टैक्स को जोड़ के सब्सिडीज को हटा दिया जाता है तो आपको जीडीपी मिलता है। तो जीडीपी इज नथिंग बट, होता क्या है, समेशन ऑफ जीबीए ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, बट मस्ट बी ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दैट कि उसमें सब्सिडीज को हटाया जाता है और टैक्स को ऐड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी चर्चा में रहता है समाचार पत्रों में, ये जो ज़ॉम्बी फॉर्म क्या है। ज़ॉम्बी फॉर्म ऐसे फॉर्म जो अपने ऋण का वित्तन करने के लिए पर्याप्त लाभ कमाती है। दूसरा, रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने वाली फॉर्में हैं। तीसरा है वे फॉर्म जो वर्तमान आय के आधार पर अपने ऋण सेवा लागत को कवर करने में सक्षम नहीं है। और चौथा है कि अपने लाभ पर लगाए बिना, मतलब वो लाभ पर लगाए बिना सरकार द्वारा समर्थित फॉर्म है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ऐसी फॉर्म है जो वर्तमान आय के आधार पर अपने ऋण लागत को कवर करने में सक्षम नहीं है, उसको ज़ॉम्बी फॉर्म कहा गया है। अभी चूंकि पूर्व जो मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा है कि भारत में समाजवाद से बिना किसी निकासी, मतलब समाजवाद से निकले बिना ही हम पूंजीवाद में प्रवेश करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निकासी के बिना पूंजीवाद ज़ॉम्बी लैंड कहलाता है। मतलब निकासी के बिना आप अगर पूंजीवाद में प्रवेश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बी लैंड, जहां पर अत्यधिक कंपनियां मौजूद होती है जो ना तो सक्रिय होती है और ना ही निष्क्रिय होती है। वित्तीय क्षेत्र में देखा जाए तो समर्थन पर चल रही जो कंपनियां हैं उसको ज़ॉम्बी कहा जाता है। जो भी समर्थन पर, सरकार के समर्थन पे या ऋण के समर्थन से चल रही है, ऐसी कंपनियां जो है ज़ॉम्बी कंपनियां कहलाती है। वे खराब स्थिति में होती है और शायद इनमें पहले ही व्यापार से बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात कि इनमें काफी समय लग जाता है और उसको लगातार सक्रिय बनाए रखने के लिए उसमें पैसा डाला जाता है और ये लगातार घाटा का एक मतलब सौदा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बी लैंड और ज़ॉम्बी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में आपको सोचना है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो निम्नलिखित में कौन कौन सी कार्य करता है। तो पहला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों
के शासन में सुधार करना। बीबीबी क्या सार्वजनिक जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंकेज है उसके बैंकों के शासन में सुधार करना। दूसरा है कि शीर्ष स्तरीय जो बैंक की नियुक्तियां होती है उस पर सरकार को सलाह देना। और तीसरा होता है बैड लोन से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराना। क्या पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराती है बीबीबी? जितने भी आप जानते होंगे कि आज के वर्तमान समय में बैंकों की स्थिति जो है वो खस्ता हालत हो गई है। लगातार एनपीए का बढ़ना, नेट परफॉर्मिंग जो आप पता होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का लगातार बढ़ना, बैंकों का दिवालिया होना और साथ ही साथ बैंकों का मर्जर, अमलगैसन, ये सब जो प्रक्रिया है इसके समस्याओं को सुधारने के लिए बीबीबी का कंसेप्ट लाया गया था 2016 के आसपास। ठीक है, लेट्स सी अबाउट इट। उसमें क्या क्या कंसेप्ट है देखिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी की स्थापना मतलब फरवरी 2016 में किया गया था। मतलब एक स्वायत्त बॉडी के रूप में किया गया था, मतलब ऑटोनोमस बॉडी के रूप में, मतलब स्वतंत्र बॉडी है जिसका गठन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार करने का, मतलब आरबीआई के द्वारा नियुक्त एक पीजे नायक समिति थी। आपसे पूछा जाता है कि बीबीए किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी, तो आप याद रखिएगा पीजे नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर बीबीए का गठन किया गया था। तथा इससे क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंकों की जो व्यवस्था चल रही थी, जो उसमें नियुक्तियां हो रही थी, जो उसमें ऋण देने का जो मतलब तरीका था, उसमें एक सुधार होना था। लगातार एनपीए क्यों बढ़ रहा है, इसके कारणों को जानना, अगर आप लोन दे रहे हैं तो लोन को वापस क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसकी समस्याओं को देखना। तो इसका व्यापक एजेंडा राज्य के जितने भी राज्य द्वारा चलाए जा रहे जितने भी स्वामित्व, राज्य स्वामित्व मतलब सरकार द्वारा स्थापित जितने भी बैंक है जो उसमें जो उधार करता है उसमें सुधार करने की कोशिश थी। इसके अधिदेश में मतलब इसके शासन व्यवस्था में सरकार को जो शीर्ष स्तर पर जो नियुक्तियां होती है, चूंकि मैनेजर पद पे जो नियुक्तियां होती है और जानते हैं गवर्नर के पद पे या डिप्टी गवर्नर के पद पे जो नियुक्तियां होती है उनमें मतलब अगर घपला हो जाए तो समझ लीजिए बैंकों का मतलब दिवालियापन निकलने में कोई देर नहीं लगेगा। तो बैंकों के नियुक्तियों में जो नियुक्तियां होती है उनमें सलाह देना, बैंकों को पूंजी जुटाने की योजनाओं के साथ साथ जो बैड लोन है उससे निपटे कैसे जाए, कैसे निपटा जाए, कैसे मतलब भगोड़े लोगों को मतलब उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए, यही सब सलाह है। लेकिन ध्यान रहे कि ये बैड लोन की समस्या को दूर करने के लिए विलय, अमालगेशन जिसको बोलते हैं समेकन, मतलब दो या दो से अधिक बैंकों को मिला देना, मर्ज कर देना, या अमालगमेशन कर देना कि दो या दो से अधिक बैंकों को तीसरे बैंक में जोड़ देना और एक बैंक बना देना, ये सब जो शासन व्यवस्था है उस पर मुद्दे पर जो मार्गदर्शन देता है इसका कंसेप्ट था बीबीए। ओके, लेकिन ध्यान रहे ये बीबीए जो है वो सार्वजनिक बैंकों को मतलब ऋण देने का काम नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो विशेष आर्थिक जोन होते हैं जिसको इंग्लिश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं उसके बारे में आपको विचार करना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ये जो SEZ है 2005 में SEZ में निर्यात को प्रोत्साहन और उससे जो जुड़ी हुई बुनियादी ढांचों के निर्माण में राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना, मतलब इसके कंसेप्ट को लाया गया था। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सीधा कंसेप्ट यह है कि निर्यात को बढ़ाया जाए, उससे जुड़ी हुई जितनी भी बुनियादी स्ट्रक्चर है उसका राज्य सरकारों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाए। दूसरा है कि भारत में सभी कानून SEZ में तब लागू होंगे जब तक कि विशेष रूप से SEZ अधिनियम या नियमों के अनुसार छूट प्रदान की गई हो। तीसरा है SEZ को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट दी गई है। मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ये तो पहले से हटा दिया गया 2012 में ही, तो मेरे ख्याल से इस पर तो ये प्रश्न तो ये उत्तर तो गलत हो गया, तो 1-2 बिल्कुल सही है। देखिए, एट फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट दैट SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें व्यापार के जो कानून है वो देश के बाकी हिस्सों में जो पृथक जो कानून लगे होते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है, विशेष रियायतें दी जाती है। SEZ एक देश की राष्ट्र सीमाओं के भीतर ही होता है, ठीक है, और इसका उद्देश्य व्यापार संतुलन स्थापित करना, रोजगार निवेश में वृद्धि हो, रोजगार सृजन हो, प्रभावी मतलब प्रशासन हो। SEZ योजना का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां, वस्तु और सेवाओं को निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, रोजगार के अवसर का निर्माण करना। भारत के जो सभी कानून है वो SEZ में लागू होते हैं तब तक जब तक कि कोई विशेष प्रकार का अधिनियम के द्वारा इसको छूट प्रदान नहीं की गई हो। ओके, SEZ इकाइयों से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में होने वाले वस्तुओं की बिक्री पर आयात के रूप में मनाया था। मतलब चूंकि ये भारत के भौगोलिक सीमा में ही स्थापित होता है, लेकिन भारत के भौगोलिक सीमा में से एक सीमा से दूसरी सीमा में अगर वो वस्तु जाता तो उस पर आयात शुल्क लगता है। मतलब एक तरह से इसको विदेशी क्षेत्र की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है।
और उस पर सीमा शुल्क लागू होती है। चीन के जो सफल SEZ मॉडल के बाद भारत ने 2000 के आसपास SEZ को स्थापित किया था, लेकिन कुछ खास इसमें सुधार नहीं हो पाया। तो आगे चलकर जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था, जिसको हम EPZ बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करके बाद में SEZ का कंसेप्ट लाया गया और SEZ अधिनियम 2005 निर्यात प्रोत्साहन और उससे जुड़ी हुई जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसके निर्माण में राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, यही इसका रोल है। ओवरऑल न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसको मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स बोलते हैं, उसको 2012 में ही समाप्त कर दिया गया है SEZ में, इसलिए अब नया इसके बारे में कुछ बकना नहीं है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ आई एम आस्किंग नेगेटिव यील्ड रेट या नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। बॉन्ड तो जानते हैं एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसके माध्यम से सरकार अपना ऋण चुकाने के लिए या ऋण उठाने के लिए या फिर लोन लेने का एक तरीका है सरकार के लिए। तो इसके संबंध में नेगेटिव बॉन्ड यील्ड क्या होता है? यह ऐसा ऋण साधन है जिसमें निवेशक को बॉन्ड की खरीद मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करने की पेशकश करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए, ये ऐसे ऋण के साधन हैं जो निवेशक को बॉन्ड की खरीद मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करने की पेशकश करते हैं। ये आमतौर पर केंद्र बैंक या सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है। और तीसरा है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, तनाव और अनिश्चितता के समय निवेश आकर्षित करते हैं क्योंकि निवेशक अपनी पूंजी को महत्वपूर्ण हानि से बचाना चाहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड खुद अपने आप में एक मतलब विचित्र लग रहा होगा आपको सोच के कि आप अगर किसी बॉन्ड में निवेश करते हैं, इसलिए निवेश क्योंकि आप बॉन्ड पत्र लेंगे और पैसा सरकार को देंगे, तो उस पर सरकार पैसा तो लेगी लेकिन उस बॉन्ड पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, बल्कि खुद आपके पैसे को रखने के लिए आपसे मतलब टैक्स लेगी या फिर एक प्रकार का इंटरेस्ट लेगी। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। ठीक है, लेट्स सी अबाउट इट। चीन में पहली बार, हाल ही में चीन के द्वारा पहली बार नेगेटिव यील्ड ऋण यानी नेगेटिव यील्ड डेब्ट की बिक्री की गई। इससे पूरे यूरोप के निवेशक में उच्च मांग देखी गई। मतलब इसको यूरोप के लोगों ने आखिर इसमें क्यों निवेश किया? आप सोच रहे होंगे कि यूरोप के लोगों को क्या मतलब उसकी पैसों की पैसा रखना उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यूरोप के बाजार में इसकी काफी मांग हुई। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? देखिए, यूरोप में चूंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है और यूरोप जो लगातार घाटे में चल रहा है, वहां पर व्यापार ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। फिर भी चीन के द्वारा जारी किया गया 4 बिलियन यूरो बॉन्ड की भारी मांग थी। चीन के 5 वर्षीय बॉन्ड की कीमत सुन ले, माइनस में है, माइनस में समथिंग माइनस 10 वर्ष में 15 वर्ष में लगभग मतलब सकारात्मक लाभ मतलब 10 वर्ष वाला पॉजिटिव था, लेकिन बहुत ही कम मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब आते हैं हम इसका ओवरऑल कंसेप्चुअल चीज क्या। देखिए, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड एक ऐसा ऋण पत्र, ऐसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा निवेशक को बॉन्ड की परिपक्वता अवधि पर बॉन्ड के क्रय मूल्य से कम राशि प्राप्त होती है। आपने उस बॉन्ड को खरीदा, उसके बाद सरकार को पैसा दिया, ओके। अब एक निश्चित परिपक्वता अवधि के बाद आप सरकार के पास जाइएगा, उस बॉन्ड को चुकाइए, उस बॉन्ड को दीजिएगा, वापस पैसा लीजिएगा, ओके। यही कंसेप्ट है। लेकिन इस बार सरकार आपके जो बॉन्ड पर जो राशि लिखा था, जो आपने सरकार को दिया था, उससे कम आपको सरकार वापस लौटाएगी। इसका मतलब आपने पैसा उनको जमा किया, उसके बदले में आपसे पैसा ले लिया जाएगा। तो यही है, परिपक्वता अवधि पर आपको जो बॉन्ड का जो क्रय मूल्य उससे कम मूल्य आपको चुकाया जाएगा। ये केंद्र बैंक अथवा सरकारों के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसमें निवेशक द्वारा ऋणकर्ताओं को अपनी राशि उनके पास रखने के लिए ब्याज का भुगतान किया जाता है। मतलब आप अगर मेरे बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं तो आप मुझे पैसा भी दीजिएगा, मेरे बॉन्ड को भी खरीदिएगा, और साथ साथ आप जब बॉन्ड वापस लेने आइएगा मुझे वापस बॉन्ड देने जाएगा तो मैं आपको जो आपने शुरुआत में पैसा दिया था उससे मैं कम आपको पैसा दूंगा। आखिर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, निवेशक द्वारा नेगेटिव यील्ड बॉन्ड खरीदने का कारण क्या हो सकता है? एक तो इस प्रकार की जो स्थिति, जब तनाव और अनिश्चितता की स्थिति बनने लगती है तो इस समय ऐसे बॉन्ड की मांग ज्यादा होने लगती है। इसमें निवेशक की पूंजी में होने वाली गिरावट से सुरक्षा प्रदान होता है। दूसरा है कि मुद्रा के उतार चढ़ाव, फ्लैक्चुएशन जो बहुत ज्यादा होता है, या फिर मुद्रा अस्फीति, जो लगातार मुद्रा का जो वैल्यू होता है बहुत गिर जाने का एक डर जैसी स्थिति तो बनी रहती है। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड निवेश करने वालों को सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक यू लव दिस वीडियो. Watch this video 2 and 3 times with very carefully.
listening. This is very important part of the overall video. If you love this video, please share and subscribe to my channels. Thank you.